लगे हैं दी मार्केट से, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडल क्या होता है? तो मॉडल यानी कि आपका इकोनॉमी की दो गुड्स का रिलेशन कैसे चल, जैसे हमने डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े होते हैं, ठीक है। कि बेसिक डिमांड एंड सप्लाई के हमने पढ़े होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि हमारा जो प्राइस है, डिमांड के अंदर हमने पढ़ा होता है कि प्राइस जो है वो क्वांटिटी से नेगेटिवली रिलेटेड है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बाकायदा तौर पे बहुत सारे डाटा के साथ रिसर्च किया जाता है, उसके बाद निकालते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉडल के अंदर जो है हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, बेसिकली दो किस्म के जो है हम लोग वेरिएबल्स लेके चलते हैं। एक होता है एक्सोजेनस वेरिएबल, और एक होता है एंडोजेनस। ठीक है। एक्सोजेनस का अगर मैं दूसरा नाम दूँ तो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और एंडोजेनस वेरिएबल जो होता है उसका नाम होता है दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आखिर ये दोनों वेरिएबल्स हैं क्या चीज़, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लिख देती हूँ, वो वेरिएबल जो किसी पर इन्हिसार नहीं करता, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इन्हिसार करता है, क्लियर, ठीक है। तो हम जो सीखेंगे वो डिफरेंट मॉडल्स होंगे, अभी आगे डिमांड सप्लाई भी आएगा उसके अंदर, फिर उनकी मार्केट का इक्विलिब्रियम भी देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो शिफ्टिंग्स लेकर आते हैं और सब कुछ। तो फ़िलहाल एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के रेंटिंग अपार्टमेंट्स, ठीक है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो समझाना हो या कोई चीज़ जो मैं वैसे एक्सप्लेन ना कर सकूँ वो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा लूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जनरल एक चीज़ समझाऊँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल। आपने ये चीज़ पहले डिसाइड करनी है कि कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, कौन सा जो है डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अंदर आने वाला चेंज जो है वो क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता तो इट्स टोटली अप टू इट कि वो कैसे चेंज होगा, ठीक है। मगर जो इंडिपेंडेंट के अंदर आने वाला चेंज जो है वो डिपेंडेंट को चेंज करेगा, ठीक है। अभी पॉजिटिव चेंज होता है कि नेगेटिव चेंज होता है, इट्स टोटली अप टू द मॉडल। यानी डिमांड का हुआ तो नेगेटिव चेंज होगा, नेगेटिव अफेक्ट आ रहा होगा, अगर सप्लाई का होगा तो पॉजिटिव आ रहा होगा, सिंपल लाइक दैट। तो ऑप्टिमाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज़ दिस ऑप्टिमाइजेशन? बहुत नाम सुना होगा इसका आप लोगों ने। ऑप्टिमाइजेशन तो ज़्यादा ही नाम इस्तेमाल किया जाता है, मगर होता क्या है ये चीज़ समझाते हुए कुछ चीज़ लोग मात खा जाते हैं, शायद मैं भी खा जाऊँ, क्या पता ना था, ठीक। तो लेट्स सी ऑप्टिमाइजेशन ये यानी कि आपने अपना मकसद हासिल करना। जैसे कि अगर मैं कंज्यूमर साइड की बात करूँ तो कंज्यूमर का क्या मकसद होता है कि वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करता है, मैक्सिमाइज़ करता है अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ इनकम, ठीक है। यानी कि वो यूटिलिटी बहुत मैक्सिमाइज़ कर सकता है मगर उसकी इनकम जो है वो उसको कंजम्पशन करने से रोक देती है, ठीक है, अंडर द कंस्ट्रेंट ऑफ
बजट लाइन या इनकम एम, ठीक है। प्रोड्यूसर साइड पे आते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर की क्या होती है, कोशिश की अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूसर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमम कर दे, जिस हद तक कम खर्चा कर सकता है उस हद तक कम खर्चा करे, ठीक है, ठीक है। उसका कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमम करना और कोशिश करना रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली इस्तेमाल, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, ठीक है। अच्छा, ये एफिशिएंटली का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आगे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो व्हाट इज़ दिस एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये एफिशिएंटली आखिर क्या चीज़ है, इकोनॉमिक्स के अंदर एफिशिएंटली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बहुत कहा जाता है, क्यों है, क्या है। तो वो ये कहते हैं कि चलो एग्जाम्पल को थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि लेबर और कैपिटल के 10 यूनिट्स मिलते हैं तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं 20, अपनी तरफ से ज़ूम किया, ठीक है। ये लेबर और कैपिटल ये मिनिमम यूज़ है, यानी कि लेबर और कैपिटल के 10 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो जब आउटपुट 20 प्रोड्यूस हो रहा है तो लेबर और कोई फर्म अगर ऐसे काम कर रही है और आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हो 20, तो ये जो है ना, ये 5 यूनिट का लेबर और 5 यूनिट का कैपिटल ये वेस्ट हो। जब ये मिनिमम रिसोर्सेज जो हैं इसको इस्तेमाल करके 20 आउटपुट बन सकता है, तो इन जो ये 15-15 करके 20 क्यों बन रहा है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, सही बात है ना। यानी 10 लेबर 10 कैपिटल को यूज़ करके आउटपुट 20 बन रहा है, फिर एक फर्म आ रही है जो कि 15 लेबर 15 कैपिटल यूज़ करके 20 आउटपुट बनाए, तो वो रिसोर्सेज को वेस्ट कर रही है। तो ये जो फर्म होगी ये एफिशिएंटली यूज़ कर रही है रिसोर्सेज का, और ये क्या कर रही है, इनएफिशिएंट वे, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, मज़ीद एग्जाम्पल्स आपको दी जा सकती है मगर अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, ठीक है। ऑन योर डिमांड आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो कंज्यूमर का भी यही है, ठीक है। यानी कि अगर वो एक्स और वाई कोई भी दो गुड्स हैं, उनकी 10 कंजम्पशन से यूटिलिटी को 20 लेवल ऑफ यूटिलिटी ले सकता है, तो कोई 15 और वाई 15 लेके 20 लेवल ऑफ यूटिलिटी कैसे लेगा, लेकिन तो यूटिलिटी को ज़्यादा होना चाहिए फिर, क्योंकि तो क्या हो रहा है कि या तो यहाँ गड़बड़ है या इनमें गड़बड़ है, तो ये हो गया एफिशिएंट यूज़, ये हो गया इनएफिशिएंट यूज़। प्रॉपर वे में तो ये जो प्रोडक्शन साइड की एग्जांपल होती है एफिशिएंसी को यही ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करती है कंजम्पशन की साइड। अब चल रहा है इक्विलिब्रियम। तो आखिर ये इक्विलिब्रियम चीज़ क्या है, बस किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछो ना इक्विलिब्रियम क्या होगा, जहाँ डिमांड सप्लाई इक्वल हो रहे हैं वही इक्विलिब्रियम। तो क्या हर जगह हर ग्राफ में आपको डिमांड और सप्लाई मिल रहा होगा, अगर इंडिफरेंस का वो बजट लाइन मिल गया तो वहाँ पे क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम है ही नहीं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है इकोनॉमिक्स के अंदर। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो पॉइंट जिस पे आपका कंज्यूमर भी बेटर ऑफ हो रहा हो और आपका प्रोड्यूसर, यानी कि उस ग्राफ के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं कि जो भी बात की जा रही है वो वेल ऑफ हो रहे हों या बेटर ऑफ हो रहे हैं, सही है। या अगर मैं इसकी आपके पास एक बिल्कुल इकोनॉमिक्स की परफेक्ट वाली एक लिख दूँ, लिख करती हूँ जो आप लोग क्लियर कर देगी बात।
सिंपल एक इंटरनेट से उठाई हुई है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज़ अ सिचुएशन इन विच इकोनॉमिक फोर्सेस, एग्जाम्पल के तौर पे सप्लाई एंड डिमांड आर बैलेंस। अब इकोनॉमिक फोर्सेस ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई और डिमांड ही हों, ये चीज़ याद रखिएगा। सच एज सप्लाई एंड डिमांड, मैं पूरा नहीं लिख रही, शॉर्टली इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड आर बैलेंस्ड, यानी कि जितना सप्लायर सप्लाई कर रहा है, डिमांडर उतनी डिमांड कर रहा है, और प्राइस जो सेट हुई है वो इक्वल है सप्लाई और डिमांड के मामले में, ठीक है। यही किसी दूसरे के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, लाइक ऑप्टिमाइजेशन में हम आगे चल के देखेंगे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का, तो ये इक्विलिब्रियम बन रहा होगा। अब ये इक्विलिब्रियम क्यों बन गया? हम तो डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम बेसिकली ये है कि जब जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, और वो चाहे वो सप्लाई डिमांड हो या बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व हो या आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट हो प्रोडक्शन साइड के अंदर, अगर वो बैलेंस्ड है और बिल्कुल अपनी ऑप्टिमाइजेशन पूरी कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, तो दे आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि इन सारों के अंदर जो है बाकी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि जो सिट्रस पैरेबस की एक अजम्पशन है ना, बहुत ज़्यादा ये नाम सुनते हैं हम, सिट्रस पैरेबस। तो सिट्रस पैरेबस क्या होता है? चलिए अगर मैं डिमांड और सप्लाई में इसको एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा, तो आपको पता है कि भाई डिमांड ऑफ एनी गुड, ठीक है, वो किसी एक प्राइस का फंक्शन नहीं है। जैसे अगर मैं गुड एक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, गुड एक्स की फॉर एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, तो क्या सिर्फ डिमांड ऑफ गुड एक्स जो है वो उसकी अपनी प्राइसेस पर डिपेंड करेगा? क्या उसके सब्सटीट्यूट और उसके कॉम्प्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा? हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा? जाहिर सी बात है, हमारा खर्चा हो रहा है एक चीज़ को कंज्यूम करने में, क्या उस पर डिपेंड नहीं करेगा? मोर ओवर दैट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा वेदर कंडीशन, वेदर कहाँ से आ गया? कॉफ़ी गर्मियों में पियोगी ज़्यादा, सुबह दोपहर शाम रात दिन में 5-5 बार कॉफ़ी पियोगी, सर्दियों में पी लोगी, गर्मियों में पी सकेंगे? नहीं। गर्मियों के अंदर ठंडा शरबत मिल जाए, किसी का भी, किसी भी फ्रूट का, फ्रेश फ्रूट का ठंडा शरबत सुबह दोपहर रात शौक से पिएंगे, गर्मी लग रही होती है, हालत ख़राब हो जाती है। यही चीज़ सर्दियों में मिलेगी, पियोगे? तो ये चीज़ है, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होंगे? सब्सटीट्यूट गुड्स होंगे यानी कि आप जो कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, रिजेम्बलेंस बिल्कुल सेम होती है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो कि एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे अगर मैं एग्जांपल देके अब आपको फ़िलहाल समझाऊंगी, कोक एंड बर्गर अच्छा लगता है ना, फास्ट फूड के साथ सॉफ्ट ड्रिंक का होना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। और सब्स्टिट्यूट क्या होगा? बिल्कुल एक दूसरे से जो है मुताबिकत रखते हों या बिल्कुल एक दूसरे की क्वालिटीज़ रखते हों, वो क्या होंगे? पेप्सी, कोक, ठीक है, फांटा, मिरिंडा, या अगर बिस्किटों में दूँ तो ओरियो और राइट बिस्किट, बिकॉज दे बोथ हैव दैट डार्क चॉकलेट कुकी एंड दैट वाइट वनीला फिलिंग बिटवीन दैट, ठीक। तो ये जो आपके सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो सिट्रस पैरेबस क्या होता है? हमने डिमांड में क्या देखा है कि प्राइस यानी डिमांड या क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स और प्राइस जो है ये नेगेटिव है, रिलेशनशिप है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये नेगेटिव है। तो पैरेबस, सिट्रस पैरेबस क्या होता है? कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि इस मॉडल को
या थ्योरी को चेंज कर सकते हैं, वो सब के सब हमने कांस्टेंट रख दी, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा है, वो जैसे थे बिल्कुल वैसे ही। अदर थिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई। हम चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ दिस डिमांड कर्व? डिमांड कर्व ये कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एनी गुड, सेम गुड, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सेम गुड हैव नेगेटिव रिलेशनशिप। मगर ऐसा क्यों है? तो सिंपल एज दैट के नेगेटिव रिलेशनशिप आकर क्यों है? ये नेगेटिव रिलेशनशिप इसलिए है कि कोई एक गुड की प्राइस जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी परचेजिंग पावर से बाहर चली जाती है। हम लोग परचेज़ करना जो है बहुत सारे लोगों से बाहर चली जाएगी। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अभी हमने देखा है आटे का चल रहा होता है, क्या होता है कि डिमांड कर्व जो है वो ऐसा बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये रहा क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। तो अगर प्राइस इतनी ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पर तो प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी इतनी ही, ठीक है, यानी कि कम लोग इसको डिमांड कर रहे हैं, और यही प्राइस सबसे कम हो जाए तो क्वांटिटी उतनी ज़्यादा है। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि जितनी क्वांटिटी, जितनी प्राइस कम है लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिमांड कर्व का यही कहना होता है। ठीक है, तो अच्छा, अब आती है बात रिजर्वेशन प्राइस, एक टॉपिक है हमारा। ठीक है, रिजर्वेशन प्राइस। तो रिजर्वेशन प्राइस बेसिकली एक दो किस्म की होती है, एक होती है कंज्यूमर साइड की और एक होती है प्रोड्यूसर साइड की। मैं आपको यहीं पे ही दोनों एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, मैं इसको आधे को अभी करके आधे को बाद में करके कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रही, मैं अभी कर दूँगी। तो कंज्यूमर साइड वाली रिजर्वेशन प्राइस जो है वो कहलाती है मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। ठीक है, और प्रोड्यूसर साइड क्या कहलाएगी? मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। तो आखिर ये दोनों चीज़ें कहती क्या हैं? फॉर अ गिवन क्वांटिटी, for given quantity of one specific good, या किसी एक गुड के बारे में बात कर रहे थे, स्पेसिफिक गुड, कंज्यूमर्स मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे इज पी, या कोई भी पी, ठीक है, यानी कोई भी प्राइस होगी। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ गुड को पे करने के लिए एक कंज्यूमर जो है उसकी मैक्सिमम प्राइस कितनी है? क्लियर हो रहा है? अगर ये क्वांटिटी ये Q1 है तो एक कंज्यूमर जो है वो कितनी पेमेंट करने को तैयार है? P बार। यही अगर Q2 हो जाएगी तो पे करने को तैयार है P2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे का कर्व है। ठीक है, इसको कहते हैं हम डिमांड कर्व रहे हैं, मगर इसका अगला नाम एक और भी हो सकता है कि रिजर्वेशन प्राइस के तौर पे कहें तो क्या होगा? मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। ठीक है, अब मैं प्रोड्यूसर साइड एक्सप्लेन कर, ठीक है, यानी कि सप्लाई साइड जो है वो सप्लायर का जो सप्लाई कर्व होता है वो क्या बताता है? यानी कि फॉर स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वन गुड, specific quantity of one good, producer will
एक्सेप्ट PL मिनिमम प्राइस। ज़्यादा बार प्रोड्यूसर जो होता है उसने गुड को प्रोड्यूस किया होता है तो उसकी एक कॉस्ट आई होती है, उसकी कोशिश होती है कम से कम उसे वो मिनिमम कॉस्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मिल जाए, ठीक है, जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट, मिनिमम उसकी वो कॉस्ट कवर होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। कि डिमांड कर्व हमने कर लिया। अब हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो है डिफरेंस करूँगी, ताकि फिर मैं आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का जो है वो डिफरेंस समझाने के बाद, क्योंकि सप्लाई कर्व जो होता है वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो पहले तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस कर लेते हैं, वो है क्या। शॉर्ट रन बेसिकली एक टाइम पीरियड है और लॉन्ग रन भी, बट अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करूँ तो शॉर्ट रन के अंदर ये कहता है कि कोई ना कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि टू वेरिएबल्स टू चेंज हो रहे होंगे, एक कांस्टेंट रहेगा। और लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे थे, ठीक है। बिल्कुल वन कांस्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड टू वेरिएबल, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी। तो ये क्या सीन है। अब हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, हमने एक फर्म खड़ी की, हम दोनों ने मिलकर एक फर्म खड़ी कर दी। लैंड हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लैंड को बढ़ाना जो है महज 1 या 2 महीने की बात है, ठीक है। अब लेबर और कैपिटल हम बदल रहे हैं, तो वो भी इतना आसान नहीं होता है बदलना। लेबर को हायर करना एक लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस होता है, बेशक हायर करना हो कि उसको जो है जॉब से अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं तब, ठीक है। तो ये एक टाइम, यानी कि ना करते भी महीना 1.5 महीना लग जाता है, ठीक है। और कैपिटल का बढ़ना कम होना, यानी कि आपने पहले तो आपने शेयर्स का डिसाइड किया कि दिए जाएंगे, उसकी प्राइस डिसाइड हुई, फिर वो बैंक के अंदर गया, फिर लोगों ने ख़रीदो फरोख्त की, ठीक है, फिर फाइनली डिसाइड हुआ और हमने कितने लेने हैं या नहीं लेने हैं या क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, महीना 1.5 महीना, वो 3-4 महीने भी लग जाते हैं। तो ये तो सिर्फ लेबर और कैपिटल की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये लेबर और कैपिटल जब पूरे हो जाएंगे हमारे पास, फिर इनकी प्रोडक्शन शुरू होगी, इनको इस्तेमाल करके, ठीक है। लेबर को मशीन पे काम सिखाया जाएगा, लगाया जाएगा, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर वो प्रोडक्शन जो है मार्केट में जाएगी, लोग ख़रीदेंगे, पैसे देंगे, फिर वो पैसे जो है उसके पास आएंगे, प्रोड्यूसर के पास आएंगे, फिर वो मज़ीद प्रोडक्शन करेगा। इन सालों के अंदर, इस सारे प्रोसेस में कई टाइम लग जाता है, लिटरली सालों भी लगते हैं, और वो इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर पाता कि वो लैंड को बढ़ा सके, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही कोई ज़्यादा बोल रही तो 400 स्क्वायर फुट जो है हमारी फर्म लगी हुई है, छोटी सी है, हमने छोटे से घर के अंदर शुरू कर, ठीक है, साइड। अब इसको बेचना करना, खर्च अखराजात भी हैं, रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, अखराजात भी हैं, सब है। फिर मैंने कहीं 2-3 साल बाद इस 400 वाले से जो है निकाल के साइज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता ये अवेलेबल होता नहीं होता, ठीक है, थोड़े से बड़े घर लैंड पे शिफ्ट हो। तो जब ये लैंड तीनों के तीनों चेंज हुए तब वो हो जाएगा लॉन्ग रन, ठीक है। और जब सिर्फ लेबर और कैपिटल का चेंज हो रहा होगा वो हो जाएगा शॉर्ट रन, सही है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई और एग्जांपल चाहिए हो तो प्लीज़ पूछ लेना, प्लीज़ पूछ लेना, स्पेशली रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। अब लॉन्ग रन शॉर्ट रन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन के अंदर जो होता है ना, सप्लाई कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज कांस्टेंट,
यानी कि उसकी क्वांटिटी जो है वो सेम होती है, प्राइसेस चाहे बढ़ें कि कम हो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बिल्कुल ही समझ लें, एक स्ट्रेट पैरेलल लाइन बनती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये होता है सप्लाई कर्व। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी तो फिक्स्ड है। ठीक है, और प्राइसेस ये, अब इसके साथ जो प्राइसेस होंगी ये होंगी क्या, मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, यानी कि प्राइसेस जितनी बढ़ा लो चाहे जितनी कम कर लो, शॉर्ट रन के अंदर क्वांटिटी फिक्स्ड है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व, ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिख लो कि रिजर्वेशन प्राइस लिख लो आप लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि अब वो मैक्सिमम रिलेटिवनेस टू पे लिखेंगे उसके लिए डिमांड कर्व के लिए, फिर इसके लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस लिखेंगे, फिर हमने भी एक इक्विलिब्रियम भी शो करना है, तो या तो प्राइस लिखो या रिजर्वेशन प्राइस लिखो, टोटली ओके। ठीक है, अब मार्केट के इक्विलिब्रियम की तरफ चलता है। ठीक है, तो मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। तो मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो मार्केट क्या होता है, मार्केट वो जगह जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलते हैं और वो जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बड़ी माजरत के साथ मैं इंतहाई गंदी तस्वीरें बना रही हूँ, आप प्लीज़ स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं ये शॉर्ट रन का सप्लाई कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये सप्लाई कर्व शॉर्ट रन का, क्वांटिटी जो है यहाँ पे फिक्स्ड है। अब डिमांड, ठीक है, ये आ गया इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे जो है ये अगर मैं पॉइंट यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो ये P, तो इस प्राइस पे और ये क्वांटिटी पे सप्लायर अपना गुड सप्लाई करने को तैयार है और डिमांडर जो है वो बाय करके उसको कंज्यूम करने को तैयार है। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन। अब इक्विलिब्रियम के अंदर तब्दीलियाँ भी आती हैं। ठीक है, तो ये तब्दीलियाँ अमूमन आती हैं आपके एक्सोजेनस वेरिएबल्स के चेंजेस की वजह से। ठीक है, एक्सोजेनस वेरिएबल्स अगर आपको याद हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो मॉडल के अंदर से नहीं बाहर से डिटरमाइन होते हैं, और वो एक नहीं होते, कई सारे होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने लगे हैं, हम एक मार्केट के इक्विलिब्रियम के अंदर आए हुए कुछ चेंजेस ड्यू टू एनी फैक्टर्स की चेंजेस की वजह से जो आएंगे। ठीक है, जिसको कंपैरेटिव स्टैटिक्स का नाम दिया गया। तो कंपैरेटिव स्टैटिक्स की तरफ चल रहे हैं अब हम 1.6 में। तो कंपैरेटिव स्टैटिक्स के अंदर यानी कि हमने एक ही ग्राफ के अंदर जो है दो इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है। ठीक है, तो जब एक ही ग्राफ के अंदर दो इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों पेश आएगी, यानी कि कोई ना कोई चेंज आए इस वजह से पेश आएगी। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स, तो केस 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन साइज का केस 1 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड। ठीक है, अब चूँकि सप्लाई ऑफ गुड का बढ़ना मतलब ये कि क्वांटिटी हमने देखा था कि वो फिक्स थी, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम लॉन्ग रन पे गए ही नहीं है अभी। तो ये आ गई क्वांटिटी ऑफ दैट गुड और ये आ गई प्राइस ऑफ दैट गुड विच वी आर डिस्कसिंग राइट। ठीक है, तो रेंटिंग अपार्टमेंट्स कह लें, कोई भी गुड हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ रेंटिंग अपार्टमेंट से ही हो। ये आ गया डिमांड, ये इक्विलिब्रियम था। ठीक है, यानी ये वो इक्विलिब्रियम था जो इनिशियल चल रहा था। खबर से बैठ जाओ तुम भी, क्या तकलीफ है?
ठीक है। अब ये जो केस का चेंजेस है ये इस इक्विलिब्रियम के बाद आएगा, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ ये क्यू बार था, ये फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइस 1 नाम दे रही हूँ उसे, ठीक है। नाम आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, बस ये प्राइस का चल रहा है तो प्राइस 1 दीजिएगा, यहाँ पे Q1 में दे दीजिएगा, इस चीज़ का याद रखिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पी बार लगा दो, पी ये लगा दो, कोई टेंशन नहीं, कॉमा लगा दो, डॉट लगा दो, 1 2 लिख दो, ABCD यूज़ कर लो, वो भी टेंशन नहीं है, ठीक है। ई से इक्विलिब्रियम, ठीक है। बस ये जो भी नाम तो ये अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख देना बेहतर है, ठीक है। ई से इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अब इंक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ गुड, यानी शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई ऑफ गुड बढ़ गई तो क्या हो गया, ये क्वांटिटी जो है ये बढ़ गई। पैरेलली सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट कर रहा है, तो जो शिफ्ट आ रहा है मैं उसको रेड से शो कर रही हूँ। ये एस डैश जो है वो नया सप्लाई कर्व है, ठीक है। क्यू बार 1 जो है ये नया क्वांटिटी है, और नया इक्विलिब्रियम जो है वो E1 से मैं डोनेट कर रही हूँ, और नई प्राइसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, पहले से कम हो जाएंगी, P2 नाम दे रही हूँ उसको, यानी कि क्वांटिटी इक्विलिब्रियम ज़्यादा हो गई तो प्राइसेस जो इक्विलिब्रियम की थी वो कम हो गई, ठीक है। अब केस 2 पे चलते हैं। अब अगर ऐसा कुछ केस हो जाए कि यानी चेंजेस आए मगर आपका, चलो एक डिमांड साइड का करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इनकम राइजेस, यानी हम जो हाउस होल्ड है हमारी इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, सिंपल दैट, अब हमारी इनकम बढ़ गई तो हम इस गुड को अफोर्ड कर सकेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम था, ये आ गई प्राइस, ठीक है, और ये क्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, अब डिमांड बढ़ जाएगा, यही बात की मैंने भी कि इनकम बढ़ गई है, अब हम अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादा प्राइसेस पे गुड को, तो हम क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट कीजिएगा, ठीक है। और ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है, तो परेशान मत कीजिएगा, शेप का नाम बताया, दैट्स इट। इक्विलिब्रियम अबव हो गया, क्वांटिटी तो अपनी जगह सेम है, प्राइसेस बढ़ गई, P1 नाम ले लिया मैंने से, ई डैश नया इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। इसके बाद ये तो वो है जो कि इक्विलिब्रियम को चेंज कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट चेंज कर देता है। फिर अगर आपको बांटना है, यानी कि ऐसा मतलब गुड इतना ज़्यादा नहीं होता शॉर्ट रन के अंदर, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कंज्यूमर्स के अंदर कैसे किया जाए, तो उसके कुछ जो केसेस हैं, एक तो आता है मोनोपोली के अंदर, ये डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मोनोपोली या ये मोनोपोलिस्ट होता क्या है, तो मोनोपोली बेसिकली एक सिंगल फर्म जब प्रोड्यूसर हो तब बात की जाती है। मोनोपोली की कोई छोटा सा इंट्रोडक्शन देके फिर आपका डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ये सबको समझाना। मोनोपोली इज़ लाइक बेसिकली के इलेक्ट्रिक कराची के अंदर, ठीक है, यानी कि सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कराची के अंदर सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक का, प्रोड्यूसर शायद मेनली कितने हो मगर वो जो सब प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब जो है वो के इलेक्ट्रिक के अंडर ही काम कर रहे हैं, वो के इलेक्ट्रिक की ही फर्म्स हैं। तो सप्लायर इज़ बेसिकली के इलेक्ट्रिक, यानी कि वन प्रोड्यूसर या सप्लायर, ठीक है। अब जब वो एक है तो वो अपनी मर्ज़ी चला सकता है, मार्केट में ना चले, अपनी मर्ज़ी पे चले, यानी कि वो बन जाता है प्राइस मेकर। ये आगे आपको जब मोनोपोली का पूरा चैप्टर आएगा तो उसके अंदर एक्सप्लेन हो भी जाएगा डिटेल के अंदर, प्राइस मेकर कह रही हूँ मैं, और ये क्या होता है और ये प्रोड्यूसर ये सब क्या है मुझे पता है, बस इसको थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश करें ताकि समझ में आ सके, ठीक है।
ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर है, सप्लायर है उसे गुड का, ठीक है, यानी वो प्राइस मेकर। अब उसकी मर्ज़ी वो उस एक गुड की यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट की कितनी भी प्राइस चार्ज कर ले, ठीक है। तो ऐसे मौक़ों में क्या होता है कि एक आता है डिस्क्रिमिनेटिंग। ये क्या चीज़ है? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। यानी क्या मोनोपोलिस्ट यानी कि सिंगल तो प्रोड्यूसर है, उसने क्या सोचा कि एक गुड है मैंने बेचना है, हर किसी की परचेजिंग पावर नहीं कि उतना हाई पे कर सके। मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ इसको जो आता है और जितनी प्राइस देगा मैं अपनी ले, ठीक है। ठीक है, हर गुड के लिए जो कंज्यूमर हर गुड की मिकदार के लिए जो कंज्यूमर जितना देगा यानी जितनी प्राइस देगा प्रोड्यूसर जो है वो उतनी ही ले लेगा, ले लेगा। मोनोपोली है ना, एक ही है, वो चाहे तो बोले भाई मुझे इस एक पेन के 1,00,000 रुपए दो। अब चूँकि पेन लेना हमारी मजबूरी है तो 1,00,000 बोलेगा तो अपना गुर्दा बेच के सही मगर 1,00,000 से वो पेन ले लेंगे, हो सकता है ना, ठीक है ना। मगर उसने क्या किया भाई, कोई आ रहा है उस पेन के 1,00,000 दे रहा है, आपने 1,00,000 लेके रख लिया। कोई आ रहा है कह रहा है मैं तो 100 में ख़रीदूँगा, आपने वो 100 में गुड बेच दी। एक ही क्वांटिटी है पेन की जो आप बेच रहे हैं, उस 1,00,000 वाले को भी उस 100 रुपये वाले को भी, मगर देख रहे हैं एक डिस्क्रिमिनेशन जो आ रही है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि एक जो मोनोपोली का मोनोपोलिस्ट होता है ना, उसका रेवेन्यू का बॉक्स बढ़ता है। अब ये रेवेन्यू बॉक्स क्या होता है? बेसिकली रेवेन्यू अगर हम हैं फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर जो एग्जांपल थी उसके अंदर वापस जो है ना वापस आता है, तो हमारा रेवेन्यू क्या होगा? जो प्राइस हमने रखी है वो और जितनी हमने क्वांटिटी मार्केट में बेची है वो, ठीक है। तो प्राइस एक्स एक्सेस पे है, वाई एक्सेस पे है और एक्स एक्सेस पे है क्वांटिटी। तो ये आपकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल और ये प्राइस। तो इसको अगर मैं इससे यहाँ टेंजेंट करके फिर यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो ये डॉट बॉक्स बन गया। ये जो बॉक्स होगा ये आपका रेवेन्यू बॉक्स होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम की प्राइस कम थी तो अपने क्वांटिटी कम आपके पास थी, ठीक है, मोनोपोलिस्ट के लिए। कोई एक आया उसने आके कहा भी मैं तो इस प्राइस पे ये क्वांटिटी ख़रीदूँगा, आपने उसको बेच दी, ठीक है। फिर एक इंडिविजुअल आया, उसने कहा मुझे तो ये क्वांटिटी चाहिए थी, अगर प्राइस मैं इतनी दूँगा, यानी जो इक्विलिब्रियम की प्राइस से थोड़ी ज़्यादा होगी, मगर फिर रेवेन्यू बॉक्स क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? तो अभी वैसे तो क्वांटिटीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता था, अगर रेवेन्यू बॉक्स का मतलब यही है। तीसरा तो नहीं था, जो लास्ट एक हमारे पास एग्जांपल रहती है इस केस में, वो क्या है? प्राइस कंट्रोल। यानी कि फॉर एग्जांपल इस गुड की प्राइस जो है वो हद से ज़्यादा ही इक्विलिब्रियम बढ़ता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो क्या होगा? ऐसे सूरत हालों में गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इंटरवीन हुई, गवर्नमेंट इंटरवीन, ठीक है। और सपोज करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो प्राइस रखी है, यानी कि प्राइस जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, सपोज प्राइस बाय गवर्नमेंट इज़ बिलो
दी इक्विलिब्रियम प्राइस। तो क्या हो जाएगा केस, यानी कि ये आपके पास डिमांड, ये रही सप्लाई, ठीक है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम चल रही थी नॉर्मली। एकदम गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की, फॉर एग्जांपल उसने पाबंदी लगा दी कि इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज हो ही नहीं सकती। ये यहाँ पे ये रही आपकी प्राइस कंट्रोल, पीसी लिख लिया इसको, ठीक। तो इस पर क्या हो रहा है कि इस प्राइस के ऊपर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अब इक्विलिब्रियम की प्राइस जो थी वो पीई थी, उससे प्राइस कम हुई है, बहुत से लोगों ने अफोर्ड कर सकते थे, अब वो वोट की तरफ बढ़ गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब एक्सेस डिमांड हो गई, यानी कि अब ये भी नहीं हो सकता कि मार्केट एडजस्ट होकर प्राइस वापस इक्विलिब्रियम में चली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये वाली प्राइस जो है फिक्स कर दी है। तो मार्केट के अंदर क्या होगा, एक्सेस डिमांड प्रिवेल करेगी। प्रिवेल्स इन दी इकोनॉमी। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना जवाब बनेगा, ठीक है। अगर प्राइस कंट्रोल हो और प्राइस जो है इक्विलिब्रियम से कम रख दी जाए तो क्या सीन होगा। चलो एक केस मैं अपनी तरफ से करवा देती हूँ, ठीक है। पार्ट ए भी कर लेंगे, किताब के अंदर तो सिर्फ यही वाला दिया हुआ है, दूसरा मैं करवा लेती हूँ। केस 2, अगर यही प्राइस जो है गवर्नमेंट प्राइस सेट्स द प्राइस अबव इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, ठीक है। फिर है वही चीज़, ठीक है। ये तो चल रहा था इक्विलिब्रियम, ये रही प्राइस, इक्विलिब्रियम की प्राइस, और ये क्वांटिटी चल रही थी इक्विलिब्रियम की, ठीक। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने मार्केट के अंदर आया और आप इंटरवीन किया और प्राइस को सेट ऐसे किया कि इक्विलिब्रियम की प्राइस से ज़्यादा था। फॉर एग्जाम्पल ये थी वो प्राइस जो कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर दी। अब उसने लगा दिया कि भाई प्राइस कंट्रोल कर दिया कि इससे ज़्यादा प्राइस कोई भी प्रोड्यूसर इससे गुड के लिए चार्ज नहीं कर सकता। अब इस प्राइस पे क्या हो रहा है, ये रही डिमांड, ये रही सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, यही नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि प्राइस अब इक्विलिब्रियम से बढ़ गई है तो बहुत से लोगों की परचेजिंग पावर से बाहर हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसका क्या होगा कि एक्सेस सप्लाई प्रिवेल्स इन इकोनॉमी, ठीक है। तो अब एक्सेस सप्लाई हो गई, अब उसकी प्राइस मार्केट एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम पे आ भी नहीं सकती, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो इकोनॉमी जो है ये एक्सेस सप्लाई फेस करेगी। यानी कि प्रोड्यूसर देखेगा कि उसके बहुत सारे गुड्स जो हैं वो ऐसे ही मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं और उनको कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, और प्रोड्यूसर उनकी प्राइसेस को कम करके सेल आउट भी नहीं कर सकता क्योंकि प्राइसेस जो सेट हुई हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब चल रहे हैं हम लोग पैरेटो एफिशिएंसी की तरह। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो पैरेटो एफिशिएंसी अब इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये तो यही करती हूँ। तो पैरेटो एफिशिएंसी आखिर क्या है, पहले मैं आपको पैरेटो इम्प्रूवमेंट समझाऊंगी, फिर पैरेटो एफिशिएंसी की तरफ चलेंगे। पहले पैरेटो इम्प्रूवमेंट, वैसे है तो ये पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये वेलफेयर की बात आती है, क्योंकि पब्लिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलफेयर आता है, नहीं तो गवर्नमेंट के लिए उसकी पब्लिक की इम्प्रूवमेंट। तो ये पैरेटो इम्प्रूवमेंट है क्या चीज़, यानी कि पूरी इकॉनमी को चलाने में अगर हमें कोई एक ऐसा तरीक़ेकार मिल जाए जिससे किसी एक बंदे को बेटर ऑफ किया जा रहा हो, बेटर ऑफ कर सकें किसी दूसरे को वर्स ऑफ किए बगैर,
वर्ड्स ऑफ किए बगैर। उम्मीद करती हूँ बेटर ऑफ और वर्ड्स ऑफ का अंदाज़ा हो रहा होगा। बेटर ऑफ यानी कि उसकी वेलफेयर या जो उसकी यूटिलिटी है या उसकी इनकम जो है या उसके हालात जो हैं वो पहले से बेहतर कर देना, और वर्ड्स ऑफ यानी कि पहले से जो है उसकी हालात को ख़राब कर देना या यूटिलिटी कम करना। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। तो पैरेटो इम्प्रूवमेंट इज़ अ वे, ठीक है, मेकिंग वन पर्सन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग any other person worse off। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी के अंदर आई भी कमी भी होगी ना, किसी दूसरे की यूटिलिटी के अंदर कमी भी होगी तो वो भी पैरेटो इम्प्रूवमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब पैरेटो एफिशिएंसी की तरफ चलते हैं। पैरेटो एफिशिएंसी, फिर आता है पैरेटो इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो पैरेटो एफिशिएंसी क्या है? अगर एक सिचुएशन हमारे सामने है और उसके हम देख रहे हैं, उसके अंदर हमने देखा कि पैरेटो इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, तो वो पैरेटो एफिशिएंसी है। पेंदे पेंदे कुत्ते की बच्ची। ठीक है, यानी कि किसी भी सिचुएशन में या कोई भी आपके हाथ में चलो कोई जो एक सिचुएशन रखी गई है, अंडर एनी सिचुएशन, इंग्लिश में लिख देती हूँ, ठीक है, बेटर रहेगा। अंडर एनी सिचुएशन there are no chances left for Pareto improvement। तो कौन सा केस हो जाएगा? पैरेटो एफिशिएंसी। यानी कि कोई भी कंडीशन आपके हवाले की गई जिसके अंदर वो कह रहे हैं, अब आपने देखा, पूरा जज किया, पूरा हिसाब लगा लिया, सब हो गया, तो आपने देखा कि कोई भी अब ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही जिसके अंदर पैरेटो इम्प्रूवमेंट हो सके। यानी कि कोई भी एक ऐसी सिचुएशन नहीं बनी ताकि किसी एक बंदे को हमने अगर बेटर ऑफ किया तो दूसरा वर्स ऑफ ना हो रहा हो। अब कोई ऐसी सिचुएशन बन नहीं रही है, हर जाविये से एक चीज़ चेक कर ली गई, तो वो क्या कराएगी? पैरेटो एफिशिएंसी। और इसका ऑपोजिट हो जाए, यानी कि अंडर एनी सिचुएशन, इसको ऊपर कर दूँ, अंडर any situation there is a chance of Pareto improvement, तब वो क्या हो जाएगी? पैरेटो इनएफिशिएंसी। एफिशिएंसी की मैं पूरी लिख देती हूँ। ठीक है, तो पैरेटो इनएफिशिएंसी कैसे? एक आपने सिचुएशन देखी, उसके अंदर आपने हर जाविये से चेक किया तो आपको नज़र आया कि एक जाविये से आप किसी भी एक आदमी को बेटर ऑफ कर रहे हैं तो बाकी सब जो है वो वर्स ऑफ नहीं हो रहे हैं, तो वो तो पैरेटो इम्प्रूवमेंट का एक केस था, तो वो क्यों नहीं किया गया? अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें पैरेटो इम्प्रूवमेंट हो रही हो तो वो वाला केस क्या हो जाएगा? पैरेटो इनएफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, अब पैरेटो का नाम क्यों आ गया? आखिर ये पैरेटो चच्चू थे कौन? पैरेटो जो थे वो नाम दिया गया पैरेटो वाला 19th सेंचुरी में एक इकोनॉमिस्ट थे और सोशियोलॉजिस्ट थे, विल्फ्रेडो पैरेटो, जिन्होंने ये इसको ड्राइव किया था बेसिकली। तो विल्फ्रेडो ठीक है, 19th सेंचुरी के थे ये। ठीक है, और इनके नाम से ही जो है इन्होंने ये आइडिया दिया था, तो इस वजह से ये इसी नाम से जो है जाने जाते हैं।
अब एक ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह गया इसका, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर तो आपका मनी से जो है होता है, लॉन्ग रन का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो जब ये डिमांड होगा तो सप्लाई जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, सप्लाई ठीक है। तो अब इसके अंदर जो चेंजेस आएंगी वो फिर इक्वली आ सकते हैं। क्वांटिटी के अंदर आने वाला चेंज, यानी कि अगर ये होता है कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है, यानी कि जैसे हमने केस किया था, केस में जिसके अंदर था कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ गई है, तो ऐसे में क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड अगर बढ़ेगी तो अलोंग दी सप्लाई कर्व मूवमेंट होगी। ठीक है, ये आपका जो है लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या फ़र्क था कि सप्लाई कर्व जो था वो अपर स्लोपिंग था।